अंगी तंगी कृत जगत था तद्दादा किट तक दा दिन दिनधारी धी कदि किट तक तक का तुम अर्दल मर्दल बुद्धि विनायक विणकत अड़लो गणपति गौतम गत्थो जय 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 ककि थर किट घंतम अगत थर किट आलम गत्तो धी कदि किट कर देवन गत धी कदि किट कर कत कत कदि किट कर जगह 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 जगह। देखिए कथक क्या ना, जो दिल से निकल के सामने तक जाए, आपका भाव का एक माध्यम, वही कथक है। कथक में क्या होता है, शास्त्रोक्त चीज़ रहती है, उसमें लय और ताल रहता है। लय मतलब क्या होता है, एक भ्रम, एक नाद, जो एक डिवाइन साउंड, उससे हमको कनेक्ट होना होता है। तो ये जरूरी है कि आपके माइंड में कितना आप गुरु को सम्मान करते हैं। इस फील्ड में बिगर गुरु के आप नहीं बढ़ कुछ भी संभव नहीं है। ऐसा कहते हैं कि साधना थोड़ा सा रियाज प्लस समाधि प्लस मोक्ष, ये एक कथक आर्टिस्ट की जर्नी होती है। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, शी इज़ अ रेनाउंड नेम इन द फील्ड ऑफ कथक, डॉक्टर रागिनी मक्कड़। मैम, स्वागत है आपका लिविंग यूनिकॉर्न्स में। मैं प्रियंका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? वेरी वेरी फाइन प्रियंका। बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि समय चलता रहे और हमारी जो एक कला है जी, ये उन्नति की ओर जाती रहे, उसी के लिए प्रयास रहता है बस। नहीं मैम, हम भी यही उम्मीद करते हैं। सो मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कथक कैसे, या कथक ही क्यों? क्या बात है प्रियंका, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। कथक ये कि मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं कथक करूं। दूसरी बात, मैंने भरतनाट्यम भी सीखा है, लेकिन कथक में जो कनेक्टिविटी मुझे महसूस हुई और जो एक उसका जो सब्जेक्ट है वो हर जगह इतना इजीली स्प्रेड हो सकता है, हर कोई व्यक्ति उससे इजीली कनेक्ट हो सकता है, इसलिए मैंने कथक को चुना। या ये कह सकते हैं कि कथक ने मुझे चुना, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहते हैं कि इंजीनियर डॉक्टर हमेशा बहुत हज़ारों बन सकते हैं, लेकिन आर्टिस्ट तो ईश्वर की मर्जी से बनता है। हमारी और किसी की वो नहीं है कि हम अपनी मर्जी से ये कला को जी लें या कर लें, जब तक कि ईश्वर और सरस्वती का आशीर्वाद ना हो। सही बात है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर कि हम कला को नहीं, कला हमें चुनती है। हाँ जी। सो मैम, आज आपको मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर्स हो चुके हैं कथक में। कैसी जर्नी रही है आपकी? जब आप देखती होंगी अपनी ज़िंदगी को, कैसा लगता है आपको? प्रियंका, सही बात बताऊँ तो मेरा लाइफ बहुत स्ट्रगल भरा रहा है, इतना स्ट्रगल कि शायद दीदी कोई दूसरा होता तो वो गिव अप कर देता, लेकिन चूंकि मैंने गिव अप कभी सीखा ही नहीं है और मेरी खून में भी नहीं है, क्योंकि मैं बाइकस पंजाबी हूँ। तो हमारे पंजाबियों में ऐसा होता है कि करो या मरो, ऐसी वाली स्थिति होती है। और डैडी भी मेरे बहुत पॉजिटिव व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि जब भी जिस चीज़ को अगर लिया है हाथ में, तो ये मत सोचो कि क्या फल मिलने वाला, बस फिर करते जाओ। करेक्ट। और स्ट्रगल की बात कहें तो कदम कदम पे नया टास्क रहता था और नई चुनौतियां रहती थी जी। सबसे पहली बात तो मेरे साथ में ये था कि मैं पंजाबी और इस फील्ड के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं थी। ऐसा कहते हैं कि मराठी लोग हैं, महाराष्ट्रियन लोग ही इस कला को जीते हैं और अदर हिंदू साइडर्स भी वो कला को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। ये लोगों की पहले लोगों की भ्रांतियाँ थी और परसेप्शन लोगों ने बना रखा था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे गुरु लोगों ने, जो मुझे अपनाया और इस कला के लिए मुझे परिचित करवाया और इस मार्ग पे मुझे रखा। और जहाँ तक स्ट्रगल का बात कहना चाहूँ तो ये था कि शायद अगले महीने इतनी प्रॉब्लम रही कि शायद मुझे सफ़र स्टॉप करना पड़े, ऐसी मेरी स्थिति आती थी। लेकिन मेरी माँ चट्टान की तरह मेरे पीछे खड़ी रहती थी, तू कर। और आज मैं यहाँ हूँ, आप लोग देख पाते हैं। नो मैम, दैट्स रियली वंडरफुल। बट मैम, जो आप कह रहे हो कि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे कि आप कथक परस्यू करो, कभी आपको खुद को लगा कि मुझे अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए किसी और प्रोफेशन का सहारा भी लेना चाहिए? कभी नहीं। मैं हमारे घर में ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट नियम है कि किसी एक चीज़ को यदि आप कर रहे हो तो एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। मतलब किसी एक चीज़ को आप साध लो। तो क्लास 5th में थी तब मैंने डिसाइड किया था कि आई वांट टू बिकम अ डांसर, आई वांट टू बिकम अ गुरु, आई वांट टू बिकम अ कथक सेवादार। तो वो मैंने बचपन से सोच के रखा था। फिर हमारे यहाँ ये कभी नहीं होता कि हम पर्टिकुलर समय पे चेंज कर लें। हमारे घर में ये परंपरा ही नहीं है और हमारे घर में गुरु के लिए इतना मान, इतना सम्मान है कि हमारे अगर हिंदी टीचर्स के लिए भी हमने घर में कुछ बोल दिया तो हमारी मतलब
डंडों से पिटाई होती थी। हमारी मदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि गुरु के लिए एक शब्द भी तुम्हारी सोच में भी नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। तो आज भी हमारा वही है कि मेरे गुरु लोग के लिए मेरी सोच में भी परिवर्तन नहीं है। और दूसरी बात, जैसे आप पेरेंट्स नहीं बदल सकते ना, जी वैसे हमारी परंपरा में गुरु बदलना हमारे घर में अलाउड नहीं है। करेक्ट। जैसे आप पेरेंट्स अगर नहीं बदल सकते तो गुरु भी क्यों चेंज करना चाहिए। आजकल तो आई एम वेरी सॉरी बोलना चाहिए आपके ये इंटरव्यू के द्वारा कहना चाहती हूँ, आजकल स्टूडेंट बहुत सेल्फिश हो गए हैं। आपके पास मिला तो आपके पास चले जाएंगे, दूसरे के पास असफलता का झंडा मिला तो उनके पास चले जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, ना तो वो आपसे सीख पाते ना उनसे सीख पाते, क्योंकि उनके पास संस्कार ही नहीं है। इंसान कैसा भी हो, बिगड़ संस्कार के शिक्षा के लिए खड़ी ही नहीं हो सकती। तो ये प्रॉब्लम क्यों लग रहा है आपको कि स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं? अभी देखती हूँ ना मैं, बहुत सारे मतलब मेरे पास एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, और नाम नहीं बताना चाहूँगी उनका, कि आज मुझसे सीखा, कल दूसरों से सीखा, परसों। और बहुत सबसे बड़ी बात है कि जो लोग स्टूडेंट भी सीख के जाते हैं, बाद में इतने इगोइस्ट हो जाते हैं कि वो ये कहना पसंद नहीं करते कि ये हमारे गुरु थे। तो क्या आपको मैम ऐसी चीज़ों का दुख पहुंचा होगा? बहुत नहीं, दुख मुझे किसी बात का दुख नहीं होता है। क्या होता है ना, किसी चीज़ से लगाव रखो, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा वो आशा बांध लो तो दुख होता है, वही दया दुख का कारण होती है। तो मैंने सोचा कि मुझे कथक की फील्ड में काम करना, कथक की सेवा करना है। जब आपने सेवा के भाव ले लिया तो क्या दुख और क्या सुख। करेक्ट। सेवा ही करना है ना आपको, तो क्यों सोचना चाहिए भला किसने। हाँ, लेकिन अभी मुझे नुकसान नहीं है, उनको नुकसान है। जी आज वो जो कर रहे हैं ना, वो अपने बच्चों को क्या देंगे। आज मैंने अपने गुरु से सीखा, तो मैं अपने बच्चों को ऑनेस्टी देती हूँ, मैं अपने बच्चों को संस्कार देती हूँ। जिनके पास संस्कार ही नहीं है तो वो ऑनेस्टी क्या समझेंगे, संस्कार क्या समझेंगे। बट मैम आपको नहीं लगता कि क्या पता ये जो बदलता समय है, जैसे जनरेशंस चेंज होती हैं, हमने देखा 90s 2000 अब 2025 है, तो क्या उस वजह से भी वो थिंकिंग स्टूडेंट्स की वैसी नहीं रह पाती जैसे आप शायद रहती हम लोग बिल्कुल सही है। उसका सबसे बड़ा मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन फिर भी कहना तो ज़रूरी है। उसका सबसे बड़ा जाता है श्रेय पेरेंट्स को। आपके जैसे पेरेंट्स आपको संस्कार देंगे, आप वैसे ही उसको ग्रास्प करेंगे और वैसे ही आप उसको बिहेव करेंगे। हमारे परिवार में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे पापा खुद भी एक टीचर थे, तो उन्हें टीचर का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व था। जी आज सोचिए, आज ही की बात है, मैंने आपको कैसे फ़ोन किया, सिर्फ क्लास ही थी ना मेरी। अब आपके लिए तो मुझे क्लास शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वहाँ भी वो कहना भी मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपने गुरु को कैसे कह दूँ। तो ये ज़रूरी है कि आपके माइंड में कितना आप गुरु को सम्मान करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इस फील्ड में बिगर गुरु के आप नहीं बढ़ कुछ भी सकते संभव आगे। नहीं है। आप कितना ही कुछ कर लें, Right. आप कितनी सफलता, वो क्षणिक होगी आपके लिए। आपके पास ज्ञान आ ही नहीं सकता। ये सत्य है, बिल्कुल सनातन सत्य है Correct. कि जब तक आप गुरु को अपना समर्पण नहीं देते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं आ सकती। सबसे बड़ी बात, अगर छोटा सा उदाहरण दूं कि एक ग्लास भरा हुआ है, जैसे अभी आप पानी पी रहे हैं, तो ग्लास भरे ग्लास में आप क्या भरेंगे। ग्लास खाली होगा तो उसमें कुछ आप भर पाएंगे ना। तो आप भरे मन से, अगर भरे दम्भ से अगर आप गुरु के पास जाते हैं तो आप क्या लेंगे। आप तो खुद ही भरे हुए हैं, खाली करके जाइए ना। कहीं भी जाइए, खाली करके जाएंगे तो इतना अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हो। तो दूसरी बात कि बीइंग ए आर्टिस्ट, मैं चाहती हूँ कि हमेशा स्टूडेंट बने रहिए, सीखने की प्रवृत्ति हमेशा होनी चाहिए। जिस दिन आपने सोच दिया आई एम द बेस्ट, उस दिन आप खत्म। तो मैम आपकी जो जर्नी रही है उसमें आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जो सेटिस्फाइंग नहीं है, कि आपको लगता था कि मैं ये अचीव करना चाहती थी? नहीं प्रियंका, मैं कुछ भी ऐसे अनसेटिस्फाइड नहीं हूँ। जी। मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं, मेरी गुरु की परंपरा बहुत अच्छी है, मेरे स्टूडेंट अभी जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, हार्ड वर्कर हैं, बहुत समर्पित हैं। मैं कितना भी उन्हें डांट दूँ, कितना भी कुछ कर दूँ, लेकिन वो मेरी परंपरा के लिए, मेरे लिए उतने ही समर्पित होते हैं जितना वो पहले दिन से थे। मतलब मेरे जैसे, अगर मेरा देखें तो मैं पहले दिन जो मेरा भाव था ना मेरे गुरु के लिए, आज भी मेरे गुरु के लिए मेरा वही भाव है। करेक्ट। क्योंकि मैं फ्रैंकली बताऊं, जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, अगर आप उंगली पकड़ के चलना सिखा देते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो क्या आप उन्हें जवाब देते हैं? क्या आप उन्हें हर्ट करते हैं? तो फिर गुरु को क्यों हर्ट करना चाहिए। आज जो भी मेरा प्रोफेशन है, आज मुझे आप जान पा रहे हैं मेरी गुरु की वजह से। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, संस्कार नहीं दिया, संस्कार मेरे गुरु ने दिए। तो ये तो हमेशा जनरेशन को मानना ही चाहिए, लेकिन आजकल जनरेशन ये नहीं मानती है। कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, मतलब चैलेंजेस हैं। हाँ चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरे साथ चैलेंजेस इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे किसी से कोई आशा है ही नहीं। मैं किसी से उम्मीद रखती नहीं। मुझे उम्मीद अपने आप से है कि भगवान मुझे इतना करने को दे कि जब तक मेरे में सांस है मैं कथक के लिए समर्पित रहूं। और जो भी मेरी गुरु शिष्य परंपरा से मुझे मिला है
वो परंपरा में नेक्स्ट जनरेशन तक एक ईमानदार शिष्य की तरह पहुंचाऊं। Correct. ईमानदार गुरु की तरह नहीं, ईमानदार शिष्य, क्योंकि मैं तो उनके शिष्य हूँ, जी, गुरु तो मैं अपने बच्चों की हूँ। Correct, correct. तो वो आप शिष्यत्व भाव जब तक आप में रहेगा ना, आप कभी भी डाइवर्ट नहीं होंगे। मैम कथक की अगर हम बात करें तो कथक की क्या खासियत है जो उसको दूसरे आर्ट फॉर्म से अलग करती है? उसका विस्तृत, जो उसका विस्तृत विषय है वो, आप कथक में कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ भी नवीनीकरण कर सकते हो, आपको हर चीज़ के लिए अलाउ है। लेकिन वो जो नवीनीकरण कर रहे हो, वो जो प्रयोग कर रहे हो, परंपरा से मिश्रित होना चाहिए। परंपरा से विमुख होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में किया, जी, वेस्टर्न पे मैंने किया है, तो वेस्टर्न करने के लिए मुझे 25-30 साल पहले, 25 साल मुझे कथक करना पड़ा, उसकी जो रूट्स है वो जाननी पड़ी, तब जाके मैंने प्रयोग किया। आजकल बच्चे क्या करते हैं, 4 दिन सीखा और प्रयोग में लग जाते हैं। रील बनाएंगे, रील बनाओ, लेकिन रील के पीछे का तो नॉलेज ले लो। आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि ताल क्या चल रहा है, आपको रील बनानी है, उसके पीछे म्यूजिक क्या कह रहा है, शब्द क्या कह रहा है, पर रील बनानी है। रील बनाओ, रील बनाने का मना नहीं करती, वो आपको मोटिवेट करता है, लेकिन पहले शिक्षा तो लीजिए। आप शिक्षा नहीं लेते हो, फिर आपको रील बनाना होता है, 4 झटके वहाँ देते हैं, 4 झटके ये रील बन गई, ऐसा नहीं होता। मैम कथक क्योंकि बहुत एंशियंट फॉर्म भी रहा है जी, और बहुत एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि इसको ना साधना पड़ता है प्रेम का। और जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हम बोलते हैं, हम उसको साधना पड़ते, जैसे करता तिर करता धर करता धाती धा तधा धाती धा तधा करता तिर करता धर करता धाती धा तधा धाती धा तधा। अब करतक तिर करतक धर करतक धाती धा तधा बोलने के लिए मुझे कम से कम 5 साल सुबह उठ के सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में करतक तिर करतक धर करतक करतक तिर करतक धर करतक बोलना पड़ा, तब जाके मुझे ये चीज़ मेरे मुँह से अच्छी तरह से निकल पा रही है। अब जैसे मैं छोटा सा एक कविता आपको बोल के बताती हूँ। आज हम कथक पे ही बात करेंगे, तो स्पेशली जैसे गणना नाम ले तत्त थे लेते, तत्त थई तत्तक जग जग तत्तक दत्तक ता हम दित्ता उदक जग जग दत्तक थुंगी थई अंगी तंगी कृत जगत था तद्धा दा किड़तक दा दिन दिन धारी धी कदि किड़तक तक का थुंग अर्दल मर्दल बुद्धि विनायक विणकत अड़लो गणपति गौतम गत्थो जय 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 कति थर किट घंतम अगत्त थर किट आलम गत्तो धी कदि किट कर देवन गत धी कदि किट कर कत कदि किट कर जग 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 थई अंगी तंगी कृत जगत धा। तो ये करने के लिए हमको बोलना पड़ता है। जैसे आप मंत्र बोलते हैं ना, मंत्र कैसे सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे वाणी सिद्ध होती है। सही बात है। ये वर्ड सिद्ध होते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप जैसे अपने आप ये पहना है, तो आप ये पहना तो आपने उसको अपने नाप का किया होगा ना। कोई भी मंत्र यदि आप करते तो उसकी उच्चारण होती है, उसकी एक महिमा बनती है, उसका एक ओरा बनता है। वैसे ही हमारे शब्दों का एक ओरा बनता है। मतलब तो इसके लिए लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ, मतलब छोटे शब्दों में बताऊं, डेडिकेशन, डिवोशन, पंक्चुअलिटी, रियलाइजेशन, हार्ड वर्क, बिकम ए आर्टिस्ट। बट वो ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्टी नहीं होगी तो ना तो रियलाइजेशन होगा, ना डेडिकेशन, ना डिवोशन, नथिंग, कुछ भी नहीं होने वाला। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी कैसी? हर चीज़ में ऑनेस्ट। मैं को आपके रिलेशन, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन आपके लिए फिर भी मैं ऑनेस्ट हूँ, क्योंकि आज आप आने वाले जी। किसी दूसरे के लिए भी ऑनेस्टी मस्ट। आप ऑनेस्टी रखेंगे, आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने समाज के लिए, खुद के लिए भी ऑनेस्ट होंगे। इसलिए ऑनेस्टी इज मस्ट। क्योंकि मैम कहीं ना कहीं कथक के बारे में जो ये एपिसोड जो है स्पेशली हम कथक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो मैम जैसे क्लासिकल आर्ट फॉर्म है ये, तो उसके अलावा कैसे हेल्प करता है? क्या वो, अगर आप उसको अच्छे से कर रहे हैं मन लगा के, क्या वो स्ट्रेस और एंजाइटी हटाने में भी हेल्प करता है? 100%। मतलब कथक माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट है, ये सबसे बड़ी बात। एक ही शब्द में मैंने कहा डाला कि माइंड बॉडी सोल को अलाइन करता है कथक। आप कथक करेंगे, आपकी बुद्धि ऐसे शांत रहेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ा तो आप हर जगह कंसंट्रेट कर पाएंगे, पढ़ाई में, बाहर, खुद के लिए, दूसरों के लिए। सबसे बड़ी बात है कथक में मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हूँ जी। जितना अच्छा मैनेजमेंट आपका होगा, आप हर जगह मैनेज कर जाएंगे। आपको घर का मतलब परिस्थिति में, बाहर की परिस्थिति में, स्टूडेंट के साथ में, हर जगह आपको मैनेज करना आ गया तो फिर तो कुछ भी असंभव नहीं है। करेक्ट। नहीं मैम, डेफिनेटली ये आशीर्वाद तो रहा है, और जिस तरीके से आपने बताया है कि गुरुओं की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मैं आपने पूरा बताया कि क्या क्या डिफरेंस आपने फील किया। आपके गुरु, मैम कुछ बताएंगे आपके गुरुओं के बारे में? मेरे गुरु के बारे में सबसे पहले बताऊं, मैंने सबसे पहले सितारा देवी से स्टार्ट किया। मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप फ्रॉम मुंबई। तो मुंबई में जब हम लोग रहते थे तो मैंने सितारा देवी से स्टार्ट किया, मेरी जर्नी उनसे स्टार्ट हुई।
उसके बाद फिर भरतनाट्यम के लिए मैं साउथ गई तो मैंने भरताचार्य जी से सीखा। उसके बाद अगर हम आते हैं तो फिर मैंने पंडित सुरेश तलवाकर जी से ताल की शिक्षा लेना शुरू की। उसके बाद उन्होंने मुझे शमा भाटे जी के पास पहुंचाया, तो वहाँ मैंने उनसे नृत्य की शिक्षा विस्तृत रूप में लेने लगी। फिर उसके बाद जब मैंने एमए किया तो गुरु पंडिता श्रीमती सुचित्रा हरमकर और गुरु पंडिता श्रीमती पूनम व्यास और गुरु पंडिता श्रीमती सुधा सिंह से मैंने अपनी कथक की यात्रा को मतलब कंटिन्यू रखा। और आज भी सुचित्रा ताई, मतलब सुचित्रा ताई हम बोलते हैं उन्हें, आज भी जब मैं देखती हूँ तो मुझे एक बच्चे जैसी वो ट्रीट करती हैं। और उनकी नज़र का जो सेटिस्फेक्शन है, मुझे लगता है कि शायद मेरी जर्नी में मैं अच्छा काम कर रही हूँ, क्योंकि एक गुरु की नज़र काफ़ी होती है। करेक्ट। तो ये सब मेरी गुरु परंपरा से है। दूसरी बात कि अगर मुझे सर्वांगीण विकास के लिए अगर किसी ने प्रेरित किया है तो मेरे तबला के जो गुरु हैं पंडित माधव तिवारी जी, और मेरे पीएचडी के जो गुरु हैं पंडित प्रकाश कड़ोतिया जी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। एक बात बताऊँ कि प्रियंका, बहुत ट्रुथ है, जब एक स्टूडेंट खड़ा होता है ना तो उसके पास उनकी गुरु की शक्ति रहती है। तो इसलिए मैं अपने 10 जो मेरे महागुरु हैं, जैसे 10 महाविद्या होती ना, तो मैं अपने 10 महागुरु को प्रणाम करती हूँ, जिनकी वजह से रागिनी आज यहाँ खड़ी है। तो इससे मुझे एक बात ये याद आई कि जैसे हम कथक के बारे में भी शुरुआत से बात करते हुए आ रहे हैं, जी। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आप एक बात बताइए कि कथक को अगर हम ब्रीफली डिस्क्राइब करना चाहें तो किस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, किस टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं, कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप उसको? देखिए, कथक क्या है ना, जो दिल से निकल के सामने तक जाए, आपका भाव का एक माध्यम, वही कथक है। कथक में क्या होता है, शास्त्रोक्त चीज़ रहती है, उसमें लय और ताल रहता है। लय मतलब क्या होता है, एक भ्रम, एक नाद, जो एक डिवाइन साउंड, उससे हमको कनेक्ट होना होता है। जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारी पूरी माइंड, बॉडी एंड सोल कनेक्ट होकर उसके साथ समाहित हो जाती है। राइट। और वो जब इतना समाहित हो जाए कि आपको इस ईश्वर का साक्षात्कार होने लगे। ऐसा कहते हैं कि साधना, थोड़ा सा रियाज प्लस समाधि प्लस मोक्ष, ये एक कथक आर्टिस्ट की जर्नी होती है। नॉर्मल रियाज से शुरू करते हैं, अभ्यास तक जाता है, साधना बनती है, साधना बन के थोड़ा सा ऊपर जाए तो समाधि से फिर मोक्ष। लेकिन ये सफ़र करने के लिए हमारे गुरुजनों ने किया है, हमारे जो पूर्व गुरुजन हैं उन लोगों ने किया है। हमने उनको समाधि तक जाते हुए देखा है। हमने उनको देखा है कि करते करते वो स्टेज पे जा रहे। आज 1 साल पहले बोल रहे कि मैं जाऊंगा तो मैं स्टेज पे करता हुआ जाऊंगा। वाकई वही हुआ। आप अपने जो प्रोफेशन के साथ अगर आप जा रहे हैं फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के साथ में, तो आपको क्या चाहिए? साक्षात ईश्वर आपके साथ में है। करेक्ट। साक्षात नारायण आपको लेने आ रहे हैं। फिर तो ये चीज़ बहुत मतलब रियलाइज़ करने वाली है कि आप उसके गहराई तक जाइए। गहराई तक जाने के लिए आपको अपने, मैं फिर बोल रही हूँ, मन बुद्धि विचार को बहुत सात्विक करना पड़ेगा। फिजिकल स्ट्रेंथ भी मैम कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, मेंटल और फिजिकल वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं अगर कर पा रही हूँ तो बिकॉज ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। विदाउट योगा के कुछ भी संभव नहीं है। जैसे आपने देखा होगा भरतनाट्यम आर्टिस्ट, वो लोग फुल्ली टाइम योगा करते हैं, पूरे टाइम अपने आप को मतलब फिट रखते हैं। इसलिए भरतनाट्यम के आर्टिस्ट बहुत फुर्तीले होते हैं, झट से कोई काम कर देते हैं। और कथक के आर्टिस्ट आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं या फिर अनफिट हो जाते हैं, फिर वो बैठ के सिखाने लगते हैं। वो क्या सेटिस्फाइड हो जाते हैं जब वो कुछ, मुझे लगता है कि सफलता पचानी आ जानी चाहिए इंसान को। सफलता मिलने के बाद इंसान सेटिस्फाइड कभी मत रहिए। क्यों सेटिस्फाइड होना चाहिए? अब लाइफ में तो सेटिस्फाइड नहीं होते, नहीं मुझे आज ये कान का है, मुझे दूसरा चाहिए, आज ये कपड़ा मुझे इससे अच्छा चाहिए। क्यों? इसमें तो बदलना है। तो आप लाइफ से क्यों सेटिस्फाइड होना चाहते हैं? क्यों चाहिए आपको कि आप वहीं रुक जाएं? जिस दिन आप सेटिस्फाइड हो गए उस दिन आपकी उन्नति वहीं रुक जाने वाली। कभी सेटिस्फाइड मत होइए। मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, अच्छे आर्टिस्ट होने से पहले अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अच्छे इंसान नहीं रहोगे, यू कांट डू एनीथिंग। सब चीज फालतू है। मैम आपको कभी ऐसा भी लगा है कि कथक, क्योंकि आपने इतने सालों से कथक करते हुए आ रही, तो कभी आपको लगा है कि ये भी एक आर्ट फॉर्म है जो शायद आगे चल के एक्सटिंक्ट ना हो जाए, या लोग इसको कम परस्यू करने लगेंगे, क्योंकि अब हो सकता है जनरेशन वाइज कम लोग सीख रहे हैं? क्या खतरे में तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल खतरे में नहीं है। जब मैंने गॉट टैलेंट जीता था उसके बाद से अब तो इतना अच्छा टैलेंट आ रहा है बाहर कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो प्रयोग उस समय मैंने 10 साल पहले किया था, लेकिन उसके बाद बच्चे नया नया प्रयोग कर रहे हैं।
बच्चे इस काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं। जी। किसी भी जैसे मुझे नाम तो पता नहीं है, कोई रीवा का कोई लड़का है जो अभी टीवी पे गया था। अच्छा। प्रांशु, पता नहीं, हिमांशु, ऐसा कुछ नाम था उसका। बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर यदि हम नई जनरेशन में देखें तो निधि प्रभु इज डूइंग वेरी वेल। और ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को मैं देखती हूँ जिनके पास वेराइटीज़ हैं, जिनके पास नवीनीकरण है, जिनके पास प्रयोग के साथ परंपरा है। जी। मतलब कर रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। और आज की जनरेशन भी बहुत वेल डेडिकेटेड है इस काम के लिए। लेकिन कुछ कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही एक दो लोग हैं जो इस परंपरा को थोड़ा मतलब डिस्ट्रॉय हर तरह के करने। लोग होते हैं मैम, क्योंकि हर जगह वो तो है, लेकिन कहते हैं ना उन लोगों से बच के रहना चाहिए। कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती। तो हमें जानना होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें अपना दायरा कितना बढ़ाना है, और हमें फ्यूचर में हमारा टास्क क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। करेक्ट। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। और दूसरी बात, मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, आपके लिए आपके पेरेंट्स और आपके गुरु से अच्छा कोई भी हितैषी नहीं होता है। इसलिए दोस्ती में विश्वास मत रखिए। दोस्ती कीजिए अपने आर्ट से कीजिए, अपने जो आपका टैलेंट है उससे कीजिए, जो आप एक एक्स्ट्रा जो आप हॉबी रख रहे हैं उससे कीजिए। अपने आप आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। तो कथक के घरानों के बारे में आप कुछ बताएंगे? कथक के देखिए 4 घराने होते हैं। 4 घरानों में अलग अलग परंपरा के चीज़ें होती है, लेकिन सबका बेस एक ही है। कोई सा भी घराना कर लीजिए, सब में ताते थितत होता है, सब में धादिन दिंदा होता है, सब में ताली खाली लगती है, सब कुछ वही होता है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि, और गुरु जैसे जो समय है, स्थिति, परिस्थिति और स्थान के हिसाब से घरानों को मतलब बांटा गया है। जी। तो जैसे रागिनी महाराज की जो बेटियां हैं, मतलब बिरजू महाराज जी की पोती हैं वो रागिनी महाराज, जिनको मैं बहुत अच्छा फॉलो करती हूँ। तो उनका भी कहना यही है कि परंपरा के हिसाब से उन्होंने डिवीज़न कर दिया, लेकिन सब एक ही चीज़ सिखा रहे हैं। प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उन घरानों के हिसाब से मुझे तो लगता है कि जहाँ अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा आपको अगर सीखने को मिले तो वहाँ सीखना चाहिए। वहाँ घराना नहीं देखना चाहिए कि घराना क्या है। घराने में तो सभी एक जैसी परंपरा होती, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट। मैम, जितने भी यंग एस्पिरेंट्स हैं, यंग आर्टिस्ट हैं जो आर्ट में आना चाहते हैं, जो कथक में आना चाहते हैं, आप उनको क्या राय, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जिद करिए, दुनिया बदलिए। जिद कीजिए कि आपको क्या करना है। आप जिद करते हैं ना पेरेंट्स से कि हमें ये आज गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, जो भी हमें कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए आप जिद कीजिए कि हमें ये बनना है। फिर तो कोई भी चीज़ ऐसी असंभव नहीं कि आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात, लाइफ को जो है, आपका लाइफ का जो मैनेजमेंट, उसको विज़न दीजिए। विज़न जहाँ होगा, अपने आप मिशन कामयाबी की तरफ ही जाएगा। मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे एज अ डांसर आप जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, भले वो कथक हो, भरतनाट्यम हो, वेस्टर्न डांस हो, तो उसमें आपको प्रोफेशनली चीज़ें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हो कि पहले आप एज अ डांसर हो, फिर आप परफॉर्मेंसेस दे रहे हो, फिर आप आगे चल के गुरु बनते हो, टीचर बनते हो, आप स्कूल्स कॉलेजेस में भी जॉब करते हो, तो उस पर आपका क्या टेक है? जो टीचर्स स्कूल्स में जॉब करते हैं, उनकी लाइफ कैसी रहती है, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर स्कूल्स की बात बताएं तो वेरी सॉरी, माफ़ कीजिएगा मुझे, वहाँ पे हर स्कूल को एक मल्टीटास्किंग टीचर चाहिए। स्कूल्स में होता है क्या है, इंग्लिश टीचर इंग्लिश पढ़ाएगी, म्यूज़िक टीचर म्यूज़िक पढ़ाता है, ऐसा नहीं होता। जब डांस टीचर को हम लेते हैं तो डांस टीचर से आप इंग्लिश भी करवाएंगे, मैथ्स भी करवाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़वाएंगे। क्यों? मैथमेटिक्स टीचर आपको मैथमेटिक्स ही पढ़ाता दिखना चाहिए, डांस टीचर क्यों नहीं? डांस ने स्पेशलाइजेशन, जब उसने डांस में किया है तो वो डांस ही पढ़ा सकता है ना, क्योंकि उसने पढ़ाई उसकी की है। लेकिन हमारे स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है। उनको डांस टीचर मल्टीटास्किंग चाहिए, बिल्कुल मल्टीटास्किंग। करेक्ट। हाँ, कि जब उसकी डांस की क्लासेस ना हो, पीरियड ना लग रहा हो, तो तो उसको उसका हम कोई और काम दे हाँ, सकें। तो मतलब इस बारे में मैं एक उदाहरण देती हूँ। मतलब जब मैं जिस कॉलेज में थी, तो मैंने उन्हें यही बोला कि जो मेरी स्पेशलिटी है जी, अगर आप उसके साथ मुझे आगे बढ़ने को देंगे तो मैं आपको मेरी अच्छी सर्विस दे पाऊंगी। आप मुझे 4 जगह पे लगा देंगे तो ना तो मैं इस पे कंसंट्रेट कर पाऊंगी, और जो आप बता रहे हो वो तो मेरे कंसंट्रेशन के विषय ही नहीं है। तो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है जितने भी स्कूल वाले हैं कि आपको मैथ्स टीचर मैथ्स वाला चाहिए, हिंदी टीचर हिंदी वाली चाहिए, तो डांस टीचर को भी डांस का सब्जेक्ट दीजिए ना प्लीज़, जिसमें उसने स्पेशलाइजेशन किया है, जिसने अपनी ज़िंदगी का 10-15 साल उस सब्जेक्ट को दिया है, तो वो उसमें आपको नया प्रयोग करके देगी, आपके स्टूडेंट के लिए, आपके स्कूल के लिए नए नए टास्क लेके आएगी। जिस चीज़ को वो जीती है उस चीज़ को आपको देने की एक अच्छी कोशिश कर पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट।
सो ये है डॉक्टर रागिनी मक्कर, और आई होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो, बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिली हो। एंड सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू सो मच। मैं एक और बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ हमारी स्पेशल एंड ब्यूटीफुल गेस्ट को, रागिनी जी को, दैट शी स्पेड हर प्रीशियस टाइम और वो लिविंग यूनिकॉर्न्स पर आई। सो ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों के लिए आप लोग देखते रहिए लिविंग यूनिकॉर्न्स। मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।